तो साथियों जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 5वां चैप्टर और पहला चैप्टर और हमने चौथा चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक, अब हम पढ़ने वाले अध्याय 6 को, पॉलिटी को अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे नए हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी वीडियो होने वाली है और इसमें एकदम अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और खुद भी आपको हम समझेंगे और आपको समझाएंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगती है आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर कमी है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब वीडियो को अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। अध्याय 6 के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे? अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये आपका 11/10/2024 का टारगेट था आदित्य सर का। ठीक है ना, आदित्य सर का। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। संघीय विधायिका और संसद की बात करेंगे। इसमें जो संघीय द यूनियन लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संघीय विधायिका एवं संसद की बात करेंगे। एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए और चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 79 में, किसमें? 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक क्या होगी? हमारी संसद होगी। अब देखिए, संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों में मिलकर बनेगी। मतलब जो हमारे राष्ट्रपति और दोनों सदन, ठीक है ना, दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगी। मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्या बनती है? संसद, जो हमारी संसद बनती है। ठीक है ना, एक संघ के लिए हमारी एक संसद बनती है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे आप कहते हैं राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है ना, ये आप कहते हैं लोकसभा। अब चलेंगे आगे, आगे देखेंगे थोड़ा। अतः संसद के निम्न 3 अंग हैं। जैसे कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति है आपका, एक हो जाएगा, जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। ये क्या होता है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, वो जो हमारे कार्यपालिका, जो भी कार्य होगा संसद में, उसके क्या होंगे? प्रमुख होंगे। इनकी आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं होगा। ठीक, लेकिन जिसकी कानून निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका है, इसकी किसमें? कानून निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका होती है। लोकसभा की बात करेंगे, जो प्रथम या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। जो लोकसभा होता है निम्न सदन होता है हमारा, याद कर लीजिए। लोकसभा हमारा क्या होता है? निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है और ये प्रथम सदन होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सदन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न सदन क्या है, तो आपको क्या बताना है कि लोकसभा हमारी निम्न सदन होती है। राज्यसभा की बात करेंगे, ये हमारी क्या होती है? द्वितीय या उच्च सदन होती है। ठीक, क्या होती है? द्वितीय या उच्च सदन होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम जो होता है संसद है। तो ये आपको समझ में आई बात कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, तीनों संयुक्त नाम आपके हो जाएंगे पार्लियामेंट में। अब हम लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि यह निम्न सदन है, तो लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन आपका हो जाएगा। ठीक, और इसके सदस्य जनता द्वारा वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? इसके जो सदस्य होते हैं ना, जनता द्वारा जो होते हैं वयस्क मतदान के आधार पर, जो हमारे 18 साल या 21 साल के जो हमारे नौजवान भाई लोग होते हैं, और उनके द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पर मतदान दिया जाता है। मतदान, अपने मत का दान करके उनको हम चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। जो हमारी लोकसभा है ना, अगर पूछा जाए आपसे कि राज्यसभा में या लोकसभा राज्यसभा में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो आपका लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली आपका हो जाए, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा का गठन की बात करेंगे, इसका गठन कब होता है?
लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 81 में। जो लोकसभा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई थी। मतलब इसमें जो लोकसभा की संख्या निश्चित की गई थी, कितना निश्चित की गई थी? 500 निश्चित की गई थी। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, मतलब जो हमारा 31वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, इसमें लोकसभा अधिकतम सदस्य 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक, अब ये कब होता है? ये चीज़ें, सारी चीज़ें कब होती हैं? 1974 में होती हैं। परंतु अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। ध्यातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। अभी वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी है? 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य जो हैं राज्यों से हैं। और देखिए इनमें जो 524 सदस्य आप कहेंगे 543 में से अगर मैं बात करूं 524 सदस्य कहां से आएंगे? ये 524 सदस्य आपके स्टेट से आते हैं। और जो आपके 19 सदस्य आएंगे ना, जो आपके 19 सदस्य आएंगे ये कहाँ से आएंगे? संघीय क्षेत्रों, मतलब आपके यूटी से आएंगे। ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे। एससी तथा एसटी का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, एससी तथा अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक, वर्तमान में लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रख दी गई। मतलब ये 84 सीट आपके अनुसूचित जनजाति के लिए है और 47 सीट जो होगी आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगर 543 सीट की मैं बात करूं तो इसमें से अगर मैं बात करूं जो हमारा एसटी की सीट है, एससी की सीट है, वो 84 सीट आपको दी जाएगी। जो एसटी की है वो 47 सीट आपको आरक्षित रूप में देखने को मिलेगी। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इस अवस्था में पुनः परिवर्तन किया गया और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से अभी चल रहा है ये मतलब 2026 तक अभी तक ऐसे ही चलेगा। ठीक, आगे चलेंगे। सदस्यों का निर्वाचन की बात करेंगे, या अब जो इसमें लोकसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इनके निर्वाचन की बात करते हैं। तो सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, किंतु संविधान के अब मैंने आपको बताया था ना, मतलब 21 वर्ष तक पहले था, लेकिन अब जब 1961वां जो हमारा संविधान संशोधन आता है जिसमें 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब अब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है वो अपने मत का दान कर सकता है लोकसभा में। ये बात हुई आपकी लोकसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होगा, जो मतदान कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अतः कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है यदि वह चित्त विकृत अनिवास किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य ना हो तब। ठीक, ये आपका जो अनुच्छेद 326 में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति 18 साल का है या उससे अधिक है, अगर वह चित्त विकृत मतलब वो पागल है, दिवालिया पागल है, अनिवास है मतलब उसका कोई घर नहीं है, ना उसका कोई नाम पता है, या किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर
मतलब उसका आचरण क्या एकदम भ्रष्ट है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन मत देने का अयोग्य न हो। मतलब ऐसे व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है, ये अनुच्छेद 326 में कहा गया है। अब सदस्यों की जो अर्हताएं हैं हमारे, वो क्या हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की जो अर्हताएं हैं अनुच्छेद 84 में दी गई हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य होगा, ठीक, यदि वह भारत का नागरिक है। मतलब आप सदस्य कब बन सकते हैं, लोकसभा सदस्य आप कब चुने जा सकते हैं, कुछ कंडीशंस इसमें भी हैं। वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, उसकी आयु क्या हो, कम से कम 25 वर्ष हो, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूचित 3 में विहित प्रारूप से शपथ लिया है। ठीक, चलिए, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग एवं अनुच्छेद एसटी या एससी के उम्मीदवारों की जमानत राशि क्रमशः 25,000 एवं 12,500 रुपये एसटी एससी के लिए है। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए सदस्यों की निहरताएं की बात करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी आपकी आती है। संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 में संसद सदस्यों के निहरताओं का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति क्या हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निहर्थित होगा। ठीक, यदि वह भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो निहर्थित होगा। यदि वह विकृत चित्त या अनुन्मोचित दिवालिया है तो ये निहरताएं नहीं होगा, मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो तो वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यदि वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो, मतलब वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो, आप कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं तो ये कानून के विरुद्ध हो जाता है, आप नहीं हैं। उसे भ्रष्टाचार या अनिष्टा के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो तब आप नहीं लड़ सकते। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय। अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया या नहीं तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। किंतु ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। ये आपका हो जाए। कार्यकाल की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 83 का 2 के अनुसार दिया गया लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री से परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। मतलब पूर्व भी हो सकता है और 5 साल तक तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है ना। अब देखिए आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद की विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। मतलब अगर कोई आपातकाल, किसी चुनाव होने वाला है, अब आपातकाल की घटना कोई घट गई तो वहाँ पर ये टाइम क्या होता है, बढ़ाया भी जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना होगी। मतलब अब एक बार में, मतलब जैसे आप ऐसा नहीं कि फिर 5 साल के लिए बढ़ा दें, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ानी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे उल्लेखनीय है कि दूसरी आपात घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में संकटकाल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक प्रवृत्त न रहेगी। ध्यातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर लिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन
के अधिनियम 1978 के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में पूछेंगे जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक आपका होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण की बात करेंगे। अब इसका शपथ ग्रहण अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण के बारे में है। इसके अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में विहित प्रारूप में शपथ ग्रहण करेगा। शपथ ग्रहण न करने पर निर्वाचित व्यक्ति सदन में बैठने का अधिकारी नहीं होता है और न ही वह सदन का सदस्य होता है। ठीक। अधिवेशन व गणपूर्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक अंतर न होगा। अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होना आवश्यक है। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा में जो गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या है वह कितना है, 55 आपकी हो गई है। यदि इतने सदस्य उपस्थित न हो तो अध्यक्ष अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति ना हो। ठीक है ना। मतलब अगर लोकसभा आपकी चल रही है तो उसमें आपको लगभग 1/10 भाग का होना आवश्यक है। ठीक है ना। मतलब लगभग 55 सदस्यों का होना आवश्यक है। इससे कम सदस्य आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अध्यक्ष तब तक के लिए जो अधिवेशन होगा ना वो निलंबित कर देगा। ठीक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगर लोकसभा की बात करेंगे इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है ना। जिसे आप पीठाधीन भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनाव करती है। मतलब इसमें अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में, मतलब जैसे जितने भी लोग यहाँ पे चुने जाते हैं वो आते हैं तो वहाँ पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। जैसे आप लोग कॉलेज में क्लास में पढ़ते हैं तो आपको मॉनिटर या उप मॉनिटर बनाए, उसी तरीके से यहाँ भी होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर आरूढ़ रहते हैं जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य रहते हैं। मतलब जैसे आप लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगर आपको जैसे ये नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वो अध्यक्ष रहूं या उपाध्यक्ष रहूं, तो जो उपाध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। और जो अध्यक्ष होगा अगर वो चाहता है कि हम यहाँ से हट जाएं अध्यक्ष पद से तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व, मतलब आपको 14 दिन पहले बताना होगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिनको भी हटाना हो न दे दी गई हो। मतलब अगर आपको जाना है तो 14 दिन पहले ही आपको ये सूचना देनी होगी। अनुच्छेद 96 की 1 के अनुसार कहा गया है कि यथा स्थिति जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसके पद से हटने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तब वह उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने, उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा प्रथमतः मतदान करने का अधिकार होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 95 के अनुसार क्या हो जाएगा, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अब देखिए, जैसे अध्यक्ष भी ना हो उपाध्यक्ष भी ना हो तो दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा ऐसा सदस्य अध्यक्ष कर्तव्यों का पालन करता है जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है कि जब कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में स्वयं लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करता है। मतलब अगर
अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है वही वहां पर कार्य करता है, उस सीट पर बैठता है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 94 के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के विधि द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक, मार्च 2018 से लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए मासिक हो गया और राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन समान होता है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन सभापति के रूप में ही प्राप्त करता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ये बात आपको याद करनी होगी कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो भी 4 लाख रुपए होता है, लेकिन वो ये उपराष्ट्रपति के रूप में अपना वेतन नहीं लेता है, ये वेतन लेता है सभापति के रूप में, कि सभापति की वेतन जितनी होगी वो उपराष्ट्रपति की भी वेतन उतनी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है। ठीक, ध्यातव्य है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है। ठीक, और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। उसे लोकसभा के अध्यक्ष रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है, अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है। अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य की बात करेंगे। पावर एंड जो आपका होता है फंक्शन ऑफ द स्पीकर, ठीक है ना, ये होता है। वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। किसकी अध्यक्षता करता है? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। किसकी? सदन की कार्यवाही का क्या करता है? संचालन करता है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? क्या करने के लिए? जो सदन होगी उसकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने, वह सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले, तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। सदन में अव्यवस्था फैलने पर वह सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। मतलब जैसे बहुत लोग देखते होंगे ना, लोकसभा में लड़ने लगते हैं, सही कहा सही कहा, मतलब ऐसे लड़ने लगते हैं, तो उस समय अगर लगता है कि उसको अब जो हमारी सिचुएशन है कंट्रोल में नहीं है, तो उस समय क्या होता है, जो कार्यवाही है वह स्थगित भी कर सकता है। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। ठीक, वह प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता है, किंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। अनुच्छेद 100 के 1 की बात करेंगे तो इसमें इसी मतलब अनुच्छेद 100 के इसी में आपका आता है। ठीक, वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है। इस प्रकार वह सदन तथा राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम है। ठीक, वह संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। ज्ञातव्य है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा की शक्तियां और कार्य की बात करते हैं तो लोकसभा की जो शक्तियां होंगी, कार्य होंगे, क्या होंगे? यद्यपि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, किंतु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। विधायी शक्तियां की बात करेंगे। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गत्यावरोधो दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। ठीक,
कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। व्यवहारतः संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका को मंत्री परिषद को व्यवस्थापिका मुख्यतः लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उसके प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के 3 की बात करेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आप समझ लीजिए। लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। ठीक, वित्तीय शक्ति की बात करेंगे। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा से नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा दे। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, संविधान, ध्यान दीजिएगा, संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि धन विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशें या सिफारिशों के बिना धन विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों में पारित मान लिया जाएगा। ठीक, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति की बात करेंगे तो चलिए इसके बारे में भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब संविधान संशोधित शक्ति की बात करेंगे तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। ठीक, चलिए, संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का प्रावधान नहीं है। ठीक, अनिर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो अनिर्वाचक मंडल के रूप में कार्य की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 54 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित करती है। अनुच्छेद 93 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जनता की शिकायतों का निवारण करते हैं। यहाँ पर लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक, लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो इस प्रकार है कि यथा, ध्यान दीजिएगा, जैसे संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकती है। क्या ला सकती है? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकती है। मतलब जो लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध उसे महाभियोग लगाना है तो, राष्ट्रपति को हटाना है तो, ठीक है ना। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। समझ में आया? ऐसा नहीं है बाबू कि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिए, राज्यसभा लगा दिया तो लोकसभा उसकी पूरी जांच करेगी, भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, ये बात होती है। दूसरी बात इसमें क्या आ जाती है, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे तीसरा नंबर, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव
लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। मतलब जैसे अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा जो होगी, प्रस्ताव जो इसका होगा वो लोकसभा के द्वारा भी उसको माना जाएगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। ठीक, चलिए। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। ठीक, राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा, आपको ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा भारतीय संसद का विद्युतीय या उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा का गठन की बात करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 80 के 1 में यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से के क्षेत्र से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें से 225 सदस्य विभिन्न राज्यों से और 8 सदस्य दिल्ली, ठीक है ना, तीसरा जम्मू कश्मीर से 3 और चौथा एवं पांडुचेरी से 1 और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों का निर्वाचन की बात करेंगे तो राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ज्ञातव्य है कि विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली तथा पांडिचेरी ऐसे संघ शासित राज्य हैं जिन्हें राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यातव्य है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया है। राज्यसभा में उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। सदस्यों की योग्यताएं की बात करेंगे। जहां लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष है, वहीं आवश्यक है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आपको होनी चाहिए। ठीक, कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। ज्ञातव्य है कि यदि किसी सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्त को भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है और इस प्रकार उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना समय रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है। वही पूरी अवधि 6 वर्ष तक सदस्य नहीं रहता। सभापति और उपसभापति की बात करेंगे। सभापति के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति, जिसे आप चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, और अनुच्छेद 89 और उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति कर्तव्यों का पालन करता है। यदि उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे। ऐसे ही आपको लोकसभा में भी होता है, ऐसे आपका राज्यसभा में भी होता है। ठीक, इस पद के लिए कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक, चलिए। उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है।
इसी प्रकार राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को संबोधित होगा वह अपना पद त्याग सकता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य की बात करेंगे, ठीक है ना। तो राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय का अधिकार नहीं है। ठीक, इसके अतिरिक्त सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी नहीं करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपसभापति करता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 मास तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वह राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा जो होता है 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह विधेयक की समाप्ति तिथि से 14 दिन की कालावधि के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को नहीं लौटा देती है तो उक्त विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। ठीक, राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव भी लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन सुझावों को माने या न माने। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति की बात करेंगे। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर लिया जाए। संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। आपातकाल संबंधी शक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। जब राज्यसभा का विशेषाधिकार राज्यसभा को निम्न 2 कार्य करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो, ठीक है ना, जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद का उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकता है। ठीक, ऐसी तो लोकसभा में भी होता है। तो जैसे आपातकाल की स्थिति आ गई तो वहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हैं 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना। 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अभाव में संसद अथवा संघ सरकार किसी एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकती। विपक्ष के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ता एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ज्ञातव्य है कि 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 1969 में लोकसभा के विपक्ष के पहले नेता राम सुभग सिंह थे, जबकि राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्र थे। संसदों की सदस्यता का अंत की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इनका अंत अब कब होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाएगा ये। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 101, जो संविधान का अनुच्छेद 101 है ना, संसद में स्थानों के रिक्त होने के बारे में है। इसके अनुसार निम्न परिस्थितियों में संसद सदस्यों की सदस्यता का अंत अर्थात उनका स्थान संसद में रिक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, जैसे आप लोकसभा में भी हो गए, राज्यसभा में भी आप चुन लिए गए, तो आपको एक में ही जाना होगा, दोनों में आप नहीं कर जा सकते हो। ठीक, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से निर्वाचित कर लिया जाता है तो उसे एक स्थान रिक्त करना होता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। ठीक, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त, मतलब आपको 60 दिन तक बिना कारण अनुपस्थित नहीं रहना है। ठीक है, नहीं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। वह लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष को अथवा राज्यसभा के मामले में सभापति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकता है। यदि वह 10वीं अनुसूची में उपबंधित दल बदल कानून के अधीन लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के मामले में सभापति के द्वारा अयोग्य ठहराया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त, मतलब आप जैसे लोकसभा में हैं, आप दल बदल कर रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो जो उपाध्यक्ष होता है, लोकाध्यक्ष होता है, वो आपकी जो सदस्यता है ना उसको समाप्त भी कर सकता है। ठीक, संसदीय विशेषाधिकार की बात करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में है। संसद तथा उसके सदस्यों को प्रदत्त प्रमुख विशेषाधिकार अधोलिखित है, यथा जैसे संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 90 दिन के पूर्व या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को देनी आवश्यक है। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को देनी आवश्यक है। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है, सिवाय जबकि उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा हो। संबंधित संसद के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 194 के तहत उक्त शक्तियां एक विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों को सदस्यों को प्राप्त है। अब चलिए संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा जैसे लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तब उसे अधिनियमित नियम एक्ट या विधि कहा जाता है। इसे विधिक बल प्राप्त होता है। विधेयकों को पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे एक आपका सरकारी विधेयक हो जाएगा, एक गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा, में विभक्त किया जाता है। जब विधेयक किसी मंत्र द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जब विधेयक संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। विधेयकों को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर उसे अधोलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे एक साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक संबंधी प्रक्रिया की बात करेंगे। साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। प्रत्येक सदन में साधारण विधेयक समान चरणों में के माध्यम से प्राप्त होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। जब कोई साधारण विधेयक एक संसद द्वारा पारित कर दूसरे संसद को भेजा जाता है
तो निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक, यदि दूसरे सदन में विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो या दूसरे सदन में ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया हो तो जिसके लिए दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों, या और देखिए तीसरा नंबर, सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखता है। अनुच्छेद 118 की 4 की बात करने के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यातव्य है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक है संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6 आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।